ओके आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट, मैनेज फ्लोट एंड आरबीआई। अभी तक हमने जो कुछ भी फॉरेन एक्सचेंज में किया, डिमांड एंड सप्लाई, कोई डाउट? किन किन चीजों से डिमांड आती है, किन किन चीजों से सप्लाई आती है? कोई डाउट नहीं। हमने कुछ और एक्सचेंजेस पढ़े थे, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज पढ़ा था और फिक्स पढ़ा था। फ्लेक्सिबल क्या था? फ्लेक्सिबल में होता क्या है? फ्लेक्सिबल में क्या होता है? प्राइस प्राइस स्पॉट रेट हाँ, फ्लक्चुएशंस होते हैं। उसका रीजन क्या होता है? मार्केट फोर्सेस। जो फ्लक्चुएशंस की वजह से $1 इज इक्वल टू 80 की जगह 85 हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? 85 हो रहा है। हाँ, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। ओके। और अगर मार्केट फोर्सेस की वजह से 70 से 65 होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी। ओके, अगर ये कुछ फिक्स तरीके से बन जाए कि भाई और बहनों आज रात 12:01 से इसको हम नहीं, इसको हम बोलते हैं पहले फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट में अगर $1 इज 80 से 85 हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? डीवैल्यूएशन। 70 या 65 हो जाए तो रीवैल्यूएशन। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। ओके, अब हमने बीच में कुछ बहुत सारी चीजें इस तरीके से ओरली समझ ली थी और आज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्जन भी देखेंगे। वो समझोगे तभी मैनेज फ्लोट समझ में आएगा। आज जो हमने अभी तक जितना कुछ भी पढ़ रखा है उन सबको मैं एक ही स्लाइड पे लेके आऊंगा, सारा रेलेवेंट पोर्शन नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी होगी, और उससे हम पूरी आरबीआई की वर्किंग और इंडिया में फॉरेन करेंसी किस तरीके से वर्क करती है उसको हम समझेंगे। हमने अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या समझा? डिमांड कौन कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी की? डॉलर्स की डिमांड कौन कर रहा है? इंडियंस। इंडियंस डिमांड कर रहे हैं, यस। लेकिन अगर मैं $500 की डिमांड कर रहा हूं तो वो $500 मेरे हाथ में जनरली नहीं आ रहे, वो सीधे पे हो जाते हैं डॉलर्स में और मेरे अकाउंट से रुपीस में कट हो जाते हैं। अगर मैं डॉलर परचेज करके कोई फॉरेन ट्रिप पे ना जा रहा हूं तो अगर मुझे अमेरिका से आईफोन परचेज करना है और कोई यहाँ डिलीवर भी कर रहा है तो मैं जो पेमेंट करूंगा, या फिर मैंने जो जूम का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, अभी अगर मुझे उसका पेमेंट करना है तो मेरे अकाउंट से रुपीस में कटेंगे और उस कंपनी को डॉलर्स में मिलेंगे। तो मैंने डॉलर परचेज करे इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मेरे हाथ में कोई डॉलर नहीं आए। यस, तो बीच में एक एजेंसी है। ये जो आपका एक्सचेंज हुआ यहाँ पर, तो एक एजेंसी यहाँ पर बैठी हुई है, इसको हम बोलते हैं आरबीआई। आरबीआई ने उस पूरे फंक्शन को इजीली आपके लिए प्रेजेंट कर दिया। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट। अभी आपने $1000 की एक एक्सपोर्ट किया, अगले आदमी ने आपको $1000 दिए, तो कहने को तो हम सप्लायर ऑफ फॉरेन करेंसी है। आई एम एक्सपोर्टर, हम पहले भी देख चुके हैं। एक्सपोर्टर कौन होता है? सप्लायर ऑफ फॉरेन करेंसी। अभी मी बीइंग सप्लायर ऑफ फॉरेन करेंसी, मैंने जो गुड सेल आउट किया, मुझे जो $1000 मिले, उस $1000 में क्या मेरे हाथ में $1000 आए? नहीं। किसके पास गए? आरबीआई के पास। मेरे पास क्या है? रुपीस। यहां तक बात सिंपल है। ये क्या हम अभी पढ़ रहे हैं? नहीं सर, ये तो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। देखो हमने इतनी सारी स्लाइड्स में इस पोर्शन को कवर किया था। मैं सिर्फ रेलेवेंट स्लाइड्स को पिक कर रहा हूं यहाँ पर। ये वाली डिमांड, ये सारी डिमांड्स है, इंडियंस कर रहे हैं। सप्लाई एक्चुअल में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कर रहा है, पर थ्रू इंडियंस कर रहे हैं। ये हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू इंडियंस। अब इसी पोर्शन को हम आगे लेके चलते हैं। मैनेज फ्लोट क्या है? हमने फ्लेक्सिबल जो एक्सचेंज रेट था उसमें देखा था कि मार्केट फोर्सेस एक्सचेंज रेट डिसाइड करती है, फिक्स्ड में गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट डिसाइड करती है। मैंने कल ये बात लास्ट क्लास में बात कही थी कि एक्चुअल में जो चलता है वो मैनेज चलता है, उसमें गवर्नमेंट इंटरवीन भी करती है। कैसे करती है उस पोर्शन को समझने के लिए हमें ये वर्किंग समझनी है। ये है इंडिया, ये है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी हम करेंसी, जो फॉरेन करेंसी की बात कर रहे हैं, फॉर ईज ऑफ कॉन्सेप्ट हम सिर्फ डॉलर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, मुझे बताओ डॉलर्स की डिमांड कौन कर रहा है? इंडियंस कर रहे हैं सर, यहाँ की बात चल रही है। हमको डॉलर्स एक्चुअल में प्रोवाइड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करा रहा है, लेकिन इंडियन सप्लायर्स जो हैं, इंडियंस ही हैं जो उस डॉलर को इंडिया में लेके आ रहे हैं, वही सप्लाई कर रहे हैं। सेंस, डिमांड भी हम कर रहे हैं, सप्लाई भी हम कर रहे हैं, हमारे थ्रू हो रही है। हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, पर हमारे थ्रू वो सप्लाई हो रही है। यहां तक सबको पॉइंट्स एकदम क्लियर है। अब इन दोनों के बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन है, अभी मैं इसको इस तरीके से बना देता हूं कि थोड़ा सा दिखने में भी अच्छी लगे वो। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ। आरबीआई। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आरबीआई। सो अभी अगर आपको डॉलर्स की जरूरत है, हम एक एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं। अभी इंडियंस ने क्या किया? इंपोर्ट किया। इंपोर्ट में क्या होता है? बाहर से गुड्स आता है। यस, तो हमने यहां पर एक डिमांड क्रिएट करी। हमने करी डिमांड, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। इंडियंस ने करी डिमांड, डॉलर्स की डिमांड। तो हुआ क्या? यहां से गुड्स आएंगे, यस, यहां से पेमेंट होगा, किसमें? रुपीज में। इसको ये कन्वर्ट करके देगा डॉलर्स में। सिंपल है। नेक्स्ट, अभी हमने सप्लाई करी। सप्लाई कैसे कर की? एक्सपोर्ट। इसको मैं कर देता हूं इंपोर्ट। इंपोर्ट ये इजीएस्ट एग्जांपल है समझने के लिए, इसलिए सिर्फ एक ही एग्जांपल ले रहा हूं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का। किसका है? आपने क्या किया सर? गुड्स का हमने एक्सपोर्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या आएंगे सर? डॉलर्स आएंगे। पर कैसे आएंगे?
पहले ये लोग आरबीआई को डॉलर्स देंगे, आरबीआई हमको रुपीस देगी पेमेंट। इसको हम रिसीट भी बोल सकते हैं, हमारी रिसीट यहां पर रुपीस में होगी। कितना सिंपल लग रहा है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी पोर्शन को अगर हम समझेंगे तो हम क्या देखते हैं कि दिस इज रुपीस पर डॉलर, दिस इज क्वांटिटी, दिस इज सप्लाई ऑफ डॉलर, दिस इज डिमांड ऑफ डॉलर, दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस। अब यहां पर इक्विलिब्रियम प्राइस अभी मैं मान लेता हूं इट इज ₹82। यहां तक तो हमने कोई भी नया पॉइंट नहीं समझा, सारे पुराने पॉइंट्स को हमने यहीं पर फिक्स कर दिया। अब इस बात को आगे समझते हैं। मैनेज फ्लोट अब यहां से चालू होता है कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से, पहले मैनेज फ्लोट का बेसिक कोर कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से आरबीआई इंटरवीन करती है, पहले रफ में समझते हैं। आरबीआई ने क्या किया है ये हम पहले समझ चुके हैं कि इंडिया के लिए ना एक्सपोर्ट अच्छा है ना इंपोर्ट अच्छा है, ये सही लैंग्वेज नहीं है। इंडिया के लिए ना प्राइस ज्यादा अच्छे हैं ना प्राइस कम अच्छे हैं। एक्सचेंज रेट अगर $60 हो जाएगा, क्या ये इंडिया के लिए अच्छा है? क्या ये इंडिया के लिए अच्छा है? नो। क्यों? किसके लिए बुरा हो जाएगा? अगर $1 इज इक्वल्स टू, अगर $1 इज इक्वल्स टू ₹60 हो जाए तो किसके लिए बुरा हो जाएगा? एक्सपोर्टर के लिए बुरा हो जाएगा। क्यों सर? जब कोट किया था तब कुछ और रेट है, वो ₹60 के हिसाब से मिलने वाला है पैसा। एक्सपोर्टर के लिए ये रेट खराब है, अगर कल से ये रेट बन जाए तो। नेक्स्ट आएंगे उस पर। नेक्स्ट, अगर $1 इज इक्वल्स टू ₹90 हो जाए तो किसके लिए अच्छा है ये? तो किसके लिए अच्छा है? एक्सपोर्टर के लिए। तो ये एक्सपोर्टर के लिए अच्छा है और ये इंपोर्टर के लिए अच्छा है, ऐसा ही है। वो परचेस करेगा, ये सेल करेगा। सो हमने ये पहले ही पॉइंट समझ लिया है कि सर एक्सचेंज रेट अगर मार्जिनली बहुत हैवी अमाउंट से शिफ्ट होने लगेगा तो हमारे ही प्रोड्यूसर्स और कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि जो आपका प्रोड्यूस कर रहा है वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम परचेज भी तो कर रहा है। मे बी वो इंपोर्ट से परचेज कर रहा है, उसी को एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी चाइना का हम इतना बड़ा एग्जांपल लेते हैं, वो चाइना डू, चाइना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के सारे रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट कर रहा है और उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है। जो पहले एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो ब्रिटिशर्स करते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल लेते थे और फिनिश गुड्स बना के इंडिया को ही सेल आउट करते थे, वो चाइना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कर रहा है। पूरे वर्ल्ड के रॉ रिसोर्सेज को उठा रहा है बल्क में और फिनिश गुड्स में उसको हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, हर तरह की क्वालिटी आपको चाइना में मिलती है, वो उस तरीके से कर रहा है। तो यहां से हम इस पॉइंट को समझ रहे हैं, अगर एक्सचेंज रेट जितना कांस्टेंट होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तभी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, $1 युआन इज इक्वल टू ₹10। इसके आसपास पिछले 10 साल से चल रहा है, चलता ही रहेगा। दिस इज गुड फॉर चाइना। ना एक्सपोर्टर हर्ट हो रहे हैं ना इंपोर्टर हर्ट हो रहे हैं, मेकिंग सेंस। अब यहां से मैनेज फ्लोट चालू होता है। गवर्नमेंट लाइक इंडिया ये हमेशा डेमोक्रेसी, मार्केट फोर्सेस, इन वर्ड्स को ज्यादा वैल्यू करती है। हमारे यहां ऐसा नहीं होता कि यार ऐसा करते हैं कि जिसे जिसको हम बोलते हैं ना कि क्या वर्ड होता है, ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेट्स होते हैं जो लीडर्स होते हैं इस तरीके की, आप अब तो हम सब अपने हिसाब से पूरा देश चलाएंगे, उस मोनार्की, इस तरीके का पोर्शन इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो वो पोर्शन यहां पे भी देखने को मिलता है कि इंडिया फिक्स्ड रेट सिस्टम को इजीली फॉलो नहीं करता, डी वैल्यू इंडिया नहीं करता। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो बहुत छोटी छोटी चीजों से ये चीज स्टैब्लिश करती हैं कि हाउ द कंट्री वर्क्स। यू गेटिंग द पॉइंट? लेकिन अगर वो चीज देख रहे हैं कि अगर हमको अपनी कंट्री को इसी प्राइस बैंड में लेके आना है, अगर एक बैंड क्रिएट कर लिया, बैंड हियर इज कि अगर $78, वेरी गुड वेरी गुड, ₹78 पर डॉलर, ये आपका लोअर बैंड है, और ₹85 पर डॉलर ये आपका अपर बैंड है। अब ये रफ है, हम फेयर में भी देखेंगे। अगर एक बैंड उन्होंने क्रिएट कर रखा है तो जैसे ही इस बैंड के नजदीक जाते जाएगा एक्चुअल मार्केट एक्सचेंज रेट, एक्चुअल एक्सचेंज रेट तो मार्केट फोर्सेस से चलता है, जैसे जैसे वो इसके नजदीक जाता जाएगा वैसे वैसे आरबीआई इंटरवीन करेगी इनडायरेक्टली। उस इंटरवेंशन को बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोट। अगर वो इस तरफ की तरफ खिसक रहा है, ये जो खिसक रहा है ये मार्केट फोर्सेस से हो रहा है, जितना वो इसके नजदीक जाएगा उतना ही इंटरवेंशन वहां पे इंक्रीज होगा, जितना ये इसके नजदीक जाएगा उतना ही इंटरवेंशन यहां पर इंक्रीज होगा। यहां तक बात समझ में आई? यस। इन गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि प्राइस बैंड के बीच में ही चीजें मूव करती रहें। यस, यहां तक बात समझ में आई? अगर वो उस प्राइस बैंड के को बैरियर क्रॉस करने की तरफ बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा करेगी कि ये वापस से यहां आ जाए, और अगर इधर भागेगी तो वो कुछ ऐसा करेगी कि वो वापस से इधर आ जाए। मेकिंग सेंस? इस प्रोसेस को बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोट। यहां तक बात समझ में आती है? अभी वो कैसे करेगी वो समझ रहे, लेकिन जो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्या है, जो आपने एक प्राइस बैंड बनाई है, उस प्राइस बैंड को बैरियर क्रॉस नहीं करने देना है, उसके आसपास ही रखना है। उसको मैनेज करने के लिए जो करना पड़ता है उस प्रोसेस को बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोट। सिंपल यहां तक कॉन्सेप्ट। वेरी गुड। अब वापस से आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पर, इसको हम आगे फिर से देखेंगे। अब कैसे होता है मैनेज्ड फ्लोट, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए गवर्नमेंट ने यहां पर देखा कि आपका जो एक्सचेंज रेट है
वो हमारे प्राइस बैंड के नजदीक आ गया है, 84 आ गया है, 84। उसको चाहिए 82 83 के आसपास, ऑल्दो अभी एक्चुअल में यही चल रहा है इस समय अपना एक्सचेंज रेट। मान लेते हैं ये एक्सचेंज रेट आपका आ गया, गवर्नमेंट को लग रहा है इसको वापस से नीचे खिसकाना, तो क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट आरबीआई को बोलेगी क्या कि आप क्या करो, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज कर दो। जैसे ही आपने फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज कर दी तो यहां पर आपका एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? नेक्स्ट, समझ में आई? नेक्स्ट, अगर आपका एक्सचेंज रेट मान लेते हैं यहां पहुंच गया 80, अब अगेन ये आपके बैरियर के पास आ गया, तो इन दिस केस गवर्नमेंट आरबीआई को बोलेगी आप डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज कर दो। इससे क्या होगा, ये अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। बोले यहां तक पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट, अब ये बात तो बहुत सिंपल है, ये बुक्स में भी गिवन है। अभी एक्चुअल में होता कैसे है इस बात? डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी कौन कर रहा है यहां पर? यही गलती है, इंडियंस नहीं कर रहे हैं, आरबीआई कर रही है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर डिमांड इंडियंस ने करी थी तो आरबीआई ने कुछ नहीं किया, आरबीआई बैठा हुआ है। यहां से डिमांड आई तो इसके पास एक तिजोरी है, ये एक तिजोरी है, ये फॉरेन करेंसी रिजर्व है, फॉरेन करेंसी रिजर्व। अगर इंडियंस ने डिमांड करी किसकी? फॉरेन करेंसी की, तो इनको आरबीआई के पास रुपीज आएगा, वो वापस इकोनॉमी में फ्लो कर देगा। आरबीआई के पास रुपया आया, उसने अपने तिजोरी में से डॉलर निकाल के यहां पेमेंट कर दिया। मेकिंग सेंस? नेक्स्ट, अभी सप्लाई कैसे आती है इंडिया के पास? ये हम चल रहे हैं जो नॉर्मल फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस से इंडिया के पास कैसे आएगी सप्लाई? सर फॉरेन करेंसी एक्सपोर्टर के थ्रू इंडिया में आई, आरबीआई डॉलर इंडिया में आया एक्सपोर्टर के थ्रू, तो आरबीआई ने क्या किया, अपना रिजर्व इंक्रीज कर लिया और वापस कर दिया यहां पर इंडियन रूपी। तो दीज आर नेचुरल फोर्सेस विच आर वर्किंग, जिसकी वजह से ये तिजोरी कई बार ऊपर बढ़ जाती है, कई बार नीचे आ जाती है। यहां तक तो पॉइंट क्लियर है। एक और बहुत पावरफुल एलिमेंट है जिससे तिजोरी को अप एंड डाउन किया जा सकता है, इट इज कॉल्ड फॉरेन करेंसी लोन्स। लेकिन फॉरेन करेंसी लोन्स आर शॉर्ट टर्म आपका सॉल्यूशन, क्योंकि जब आपको लोन रीपेमेंट करना है तो आपको विद इंटरेस्ट करना है। और अगर किसी फॉरेन करेंसी ने इंडिया को फॉरेन करेंसी लोन दिया है सपोज $100 मिलियन का, तो जब वो रीपेमेंट लेगा तो $100 मिलियन प्लस इंटरेस्ट, वो भी डॉलर्स में ही लेगा, तो फॉर लॉन्ग रन वो इंडिया के लिए सिरदर्द है। इसलिए भी मैं इस पोर्शन को यहाँ पे कवर अप नहीं कर रहा हूँ अभी। लेकिन क्या हमने ऑब्जर्व किया कि सर ये जो तिजोरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है फॉरेन करेंसी रिजर्व और फॉरेन ट्रांजेक्शन। यहाँ तक सिंपल है। अभी जब सर आपने एकदम से इजीली बोल दिया डिमांड बढ़ा दो, ये कौन डिमांड करेगा? अब सर इंडियंस तो डिमांड नहीं बढ़ा रहे ना, प्लीज इस बात को समझो। ये जो आपने इजीली बोल दिया सर 80 की प्रॉब्लम है, आप डिमांड बढ़ा दो, इसको कर दो 83, अपने आप ही हो जाएगी नई डिमांड से। इट सीम्स लाइक अ वेरी इजी स्टेप, लेकिन इंडियंस आर नॉट डिमांडिंग। तो यहां पे हुआ क्या, आरबीआई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में से आपकी फॉरेन करेंसी परचेज करेगी। समझो, आरबीआई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से फॉरेन करेंसी परचेज करेगी और इस तरीके से अपनी डिमांड बढ़ा के अपना रिजर्व इंक्रीज करेगी। यस, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट। इंडिया, इंडियन कंट्री, आरबीआई इंटरनेशनल मार्केट से डॉलर परचेज करेगी। मेकिंग सेंस? तो यहां पर जो डिमांड बढ़ी है ये कैसे बढ़ी है? आरबीआई ने इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर परचेज किया। इन दोनों पार्टीज को इंपोर्टर एक्सपोर्टर लाइक कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन चूंकि इंडिया ने डिमांड इंक्रीज कर दी तो यहां पर ऑटोमेटिकली रुपये की वैल्यू डिक्रीज हो गई, और इंडिया नहीं, आरबीआई ने करी। बात सिंपल है। नेक्स्ट, अब यही अगर 84 85 कर लेते हैं, यही अगर 85 हो जाता तो इंडिया को क्या करना पड़ता? अपनी सप्लाई इंक्रीज कर देनी पड़ती। इसकी वजह से नया इक्विलिब्रियम ये आ जाता, इसको हम बोलते रुपीस सपोज 82। अभी सप्लाई कैसे इंक्रीज होगी? सप्लाई कैसे होगी? चल, इंडिया के पास जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो क्या बोलेगा, मैं तो बेच रहा हूं। इंडिया ने सेल करना स्टार्ट कर दिया अपना फॉरेन करेंसी रिजर्व। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज हो गई वर्ल्ड में डॉलर्स की, और यहां पर इंडिया की करेंसी स्ट्रांग होने लगी। बोलो पॉइंट क्लियर है? नाउ दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेज्ड फ्लोट। एक्चुअल में इंडियंस के पास, इंडियंस के कारण ना डिमांड हो रही है ना सप्लाई हो रही है। गवर्नमेंट चुपचाप से आरबीआई के थ्रू, क्योंकि वो क्या है, सेंट्रल बैंक है और रेगुलेटरी है और एपेक्स बैंक है और फैसिलिटर है, और वो फॉरेन करेंसी होल्ड करता है और कोई नहीं होल्ड करता। तो क्या वर्ड यूज करते हैं? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व है, इसीलिए वो पूरा ये रोल प्ले कर सकता है। बोलो पॉइंट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, ठीक। चलो अब इस पोर्शन को हम थोड़ा सा ईज आउट वे में देख लेते हैं। इधर देखते हैं, अब आपको सिस्टमैटिक वे में इसको देखना समझना है। बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, हमने क्या देखा था आपका, ये मार्केट फोर्सेस ने यहाँ पर आपका एक रेट फिक्स कर दिया। मार्केट फोर्सेस करती है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज में, ओके। गवर्नमेंट क्रिएट्स फॉरेन एक्सचेंज बैंड एंड एक्ट ओनली व्हेन दैट प्राइस बैंड इज ब्रीच्ड। जब वो प्राइस बैंड ब्रीच हो जाता है तभी गवर्नमेंट एक्ट करती है, उससे पहले नहीं करती है, नॉर्मल कोर्स। अब क्या है आगे, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट क्या है। करंट फॉरेन एक्सचेंज रेट है 80 रुपीज, 80 पर डॉलर।
गवर्नमेंट प्राइस बैंड क्या है 86 से 70 या 70 से 86 जो भी आप मान लें वो आपका प्राइस बैंड है। अब हुआ क्या, ये आपका मार्केट फोर्सेस की वजह से 87 हो गया। यस, प्राइस बैंड ब्रेक हो गया, गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, क्या किया, सप्लाई बढ़ा ली। जैसे ही आपने सप्लाई बढ़ाई आपका ये वापस से एक्सचेंज रेट नॉर्मल हो गया। इंक्रीज द सप्लाई ऑफ डॉलर बाय आरबीआई, बाया कैसे, सेलिंग ऑफ डॉलर इन इंटरनेशनल मनी मार्केट, इंटरनेशनल मनी मार्केट में डॉलर सेल आउट कर दिए, सिंपल है, पक्का। नेक्स्ट 80, ये सेम चीज है, सेम प्राइस बैंड, अभी आपका हो गया 69, क्या प्राइस बैंड ब्रेक हो गया, यस। अब इसको इंक्रीज करना है, ऊपर बढ़ाना है, क्या कर दें, डिमांड बढ़ा देते हैं। डिमांड कौन बढ़ाएगा, आरबीआई बढ़ाएगी। अब जो नेचुरल मार्केट फोर्सेस है वो डिमांड कर नहीं रही, उसकी वजह से तो 69 हो गया। तो आरबीआई ने अगर करेगा तो इंक्रीज इन डिमांड ऑफ डॉलर्स बाय परचेजिंग डॉलर फ्रॉम इंटरनेशनल मनी मार्केट, इतना सिंपल है। पर इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोट। अब अगर आप इस डायग्राम को समझ रहे हो, जो बुक्स नहीं समझाती, बुक्स ने तो बोल दिया रट लो इंटरनेशनल मनी मार्केट से परचेज और ये सेल, बस उन्होंने 2 वर्ड्स कर दिए। लेकिन अगर आप इस डायग्राम को समझ रहे हो कि एक्चुअल में क्या हो रहा है और ये किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं और कैसे नेचुरल फोर्सेस आर नॉट एक्टिंग हियर, तो आपको ये याद करना और लिखना दोनों क्लियर है। चलो ठीक है, अब इसे समराइज करते हैं। मैनेज फ्लोट, इसको हम एक और प्यार से वर्ड से यूज करते हैं, डर्टी फ्लोट, गंदा काम करते हैं ये लोग, लाइक दिस, इट इज नॉट नेचुरल। इसलिए परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी बाय आरबीआई ये होता है टू मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज व्हेन टचेस एक्सट्रीम रेट्स and to control it indirectly to decreased to desired limits.